वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 27 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एसपी धर का। तो दोस्तों एसपी धर का एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह के स्थान पर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। आपको याद रखना है कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अब भारतीय वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं, तो अब उनके स्थान पर एसपी धरका को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। एसपी धरका की बात करें तो वह डिफेंस स्पेस एजेंसी के पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर चुके हैं और वो पिछले 2 वर्षों से पूर्वी वायु कमान का नेतृत्व कर रहे थे। बात हुई है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे आप नोट कर लें। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। आपसे एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल कौन थे? तो उनका नाम है अर्जन सिंह। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों जो भारतीय वायुसेना में मार्शल का पद होता है वह एक 5 स्टार रैंक का पद होता है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो नौसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। इसके अलावा बीएसएफ के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह और सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। दोस्तों एनएसजी के महानिदेशक हैं वी श्रीनिवासन। इसके अलावा एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद और दोस्तों एसएसबी के महानिदेशक अभी हाल ही में बने हैं अमृत मोहन प्रसाद और असम राइफल्स के डीजी बने हैं विकास लखेड़ा और आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं राहुल रसगोत्रा और रेलवे सुरक्षा बल के डीसी हैं मनोज यादव और एसपीजी के डीजी अभी हाल ही में आलोक शर्मा को बनाया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ये करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ और किस संस्थान ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा इसका आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया जिसका नाम है अभेद। अभेद का फुल फॉर्म है एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। और दोस्तों यह जो जैकेट बनाई गई है यह पूरी तरह से स्वदेशी है और यह 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि यह आगे, पीछे, दाएं और बाएं चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है। इस जैकेट में पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस जैकेट को आईआईटी दिल्ली में स्थित डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र में तैयार। डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा जोरावर नामक टैंक का ऑटोमोटिव परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का अभी हाल ही में उड़ान परीक्षण किया है और इस मिसाइल की रेंज है 40 से 80 किलोमीटर। सहयोग काइजन अभ्यास 2024 का आयोजन चेन्नई में भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन मिला है जिसका नाम है दृष्टि 10। डीआरडीओ की स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, विनोद बच्चन को किस देश की संसद के द्वारा ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनोद बच्चन को। विनोद बच्चन एक राइटर हैं, एक्टर हैं, इसके अलावा प्रोड्यूसर भी हैं। तो उन्हें यह पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इसके अलावा
भारत और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को करने के लिए भी उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं 2024 के। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 प्रोफेसर मीना चरंदा को प्रदान किया गया था। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार गैल को प्रदान किया गया है। WOW विश्व साहित्यिक पुरस्कार ममता जी सागर को प्रदान किया गया है। एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेला ग्रैंड को प्रदान किया गया है, जो कि एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार वीना अग्रवाल और जेम्स वाइस को प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को प्रदान किया गया है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा को प्रदान किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा कोठार और रितिका चोपड़ा को प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिचकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 26 सितंबर को। तो 26 सितंबर को हर साल विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो मानव जीवन पर पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है पर्यावरण स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदायों का निर्माण। दोस्तों ये इतनी बड़ी थीम है, इस थीम को आप नोट भी नहीं करेंगे तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इतनी लंबी थीम आपके एग्जाम में बहुत कम ही पूछी जाती है। पर्यावरण से संबंधित सभी दिवस डिस्कस करते हैं। तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व कछुआ दिवस 23 मई, विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस 29 जून, प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई, विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई दिवस 24 अक्टूबर और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहा 3 स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? आंसर हो जाएगा पुणे में। तो दोस्तों पुणे में अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 3 स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इन सुपर कंप्यूटर का नाम है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। यह सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो इस सुपर कंप्यूटर का नाम जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीनों परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की कीमत करीब 130 करोड़ रुपए है। देखिए यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की। तो इसकी शुरुआत भारत सरकार ने देश में सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए की थी। यानी कि इस मिशन का उद्देश्य है भारत में सुपर कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ावा देना। इस मिशन की शुरुआत अप्रैल 2015 में की गई थी और इस मिशन के तहत देश में 73 स्वदेशी सुपर कंप्यूटर लगाए जाने हैं। दोस्तों विश्व के कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर और भारत के सुपर कंप्यूटर डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व के वर्तमान में टॉप 3 सुपर कंप्यूटर कौन है? तो पहला है फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, दूसरा है फुगाकू जो कि जापान का है और तीसरा है लूमी जो कि फिनलैंड का है। और भारत के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिंधी जो कि CDAC पुणे में स्थापित किया गया है, दूसरा है प्रत्यूष जो कि IITM पुणे में स्थापित किया गया है, तीसरा है मेहर जो कि IITM पुणे में स्थापित किया गया है। तो ये हैं दुनिया और भारत के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका थाईलैंड। तो थाईलैंड के राजा हैं महाबजीरा लोंगकोर्न। तो उन्होंने अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह अधिनियम को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है, कानून बन गया है। अब यह कानून 22 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है और एशिया का तीसरा देश बना है।
इससे पहले ताइवान और नेपाल ने भी समलैंगिक विवाह को मान्यता दी हुई है। थाईलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो यह एशिया महाद्वीप का ही एक देश है। राजधानी है इसकी बैंकॉक। प्रधानमंत्री है पैकटोंग टारसिनवात्रा। दोस्तों थाईलैंड की बात करें तो कैपिटल इसकी बैंकॉक है। प्रधानमंत्री है पैकटोंग टारसिनवात्रा। राजभाषा है यहाँ की थाई और करेंसी है इसकी बाहत। देखिए यहाँ पर स्थित है इंडिया और फिर इसके बगल में है म्यांमार और म्यांमार के बगल में है कौन? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के पड़ोसी देशों में कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया ये सभी देश आते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इराक ने समलैंगिक संबंधों पर कठोर कानून बनाया है जिसमें 15 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। घाना की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक अभी हाल ही में पारित किया है। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई राष्ट्र बना है। नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। ताइवान समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश है। बरमूडा समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र है और एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से मल्टी चिप फैब यूनिट स्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो दोस्तों भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से भारत में दुनिया की पहली मल्टी चिप फैब यूनिट स्थापित करेंगे और इस यूनिट का नाम होगा शक्ति और इस यूनिट को उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास एक जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो उसी के बगल में दुनिया की पहली मल्टी चिप फैब यूनिट स्थापित की जाएगी। नई चिप फैब्रिकेशन यूनिट में डिजाइन और फैब्रिकेशन दोनों क्षमताएं होंगी, यानी यहाँ पर चिप को डिजाइन भी किया जाएगा और उसका फैब्रिकेशन भी किया जाएगा। और यहाँ पर जो चिप बनाई जाएगी उसका उपयोग अंतरिक्ष सेंसर, ड्रोन, मिसाइल साधक, लड़ाकू जेट, इलेक्ट्रिक वाहन और इसके अलावा राडार और जैमर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन यानी BBNJ समझौते पर भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर S जयशंकर ने। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन समझौता क्या है। तो इस समझौते में जो समुद्री जैव विविधता है उसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने के लिए ये समझौता किया गया है। यह समझौता कब चर्चा में आया था? मार्च 2023 में, यानी कि इस समझौते के लिए मार्च 2023 में सहमति बनी थी और यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रायोजित किया जाने वाला समझौता है। तो इसमें जो भी देश शामिल होना चाहता है वो इसमें हस्ताक्षर करता है। तो भारत भी इस समझौते में शामिल हो गया है, यानी कि भारत भी अब अपने समुद्री क्षेत्र में जो समुद्री जैव विविधता है उसकी रक्षा करेगा। इस समझौते को उच्च समुद्र संधि के रूप में भी जाना जाता है। तो डॉक्टर S जयशंकर ने अभी हाल ही में भारत की तरफ से BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए भारत में कौन सा मंत्रालय काम करेगा? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसके लिए काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, डसॉल्ट एविएशन किस देश की कंपनी है जो भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगी? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा भारत में डसॉल्ट एविएशन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल इंडिया कंपनी स्थापित की जाएगी और इस कंपनी के माध्यम से भारत में जो डसॉल्ट कंपनी के लड़ाकू विमान हैं उनका रखरखाव किया जाएगा और उनके लिए सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए आपने राफेल विमान का नाम तो सुना ही होगा, तो ये राफेल विमान किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? डसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच में सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू जेट की खरीद के लिए एक समझौता किया गया था और यह जो समझौता किया गया था यह लगभग 58,891 करोड़ का समझौता था। चलिए दोस्तों कुछ रक्षा उपकरण डिस्कस करते हैं। तो जो हेलिना मिसाइल है यह भारत में ही विकसित की गई है और यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक जो कि एक हेलीकॉप्टर है, इसे अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है। बराक 8 जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको DRDO और इजराइल देश के द्वारा बनाया गया है। INS बेला जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, इसे फ्रांस ने बनाया है। राफेल
जो कि एक लड़ाकू विमान है, इसे फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे रूस के द्वारा बनाया गया है। पिनाक जो कि एक रॉकेट लॉन्चर है, इसे भारत ने ही बनाया है। INS कलवरी जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, यह एक स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। अपाचे जो कि एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसे अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित 20,942 फुट ऊंची चोटी का नाम स्यांगयांग ग्यात्सको पीक रखा गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना के एक कर्नल के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फुट ऊंची एक अज्ञात चोटी पर चढ़ाई की थी। तो अब इस चोटी का नाम सांगयांग ग्यात्सको पीक रखा गया है और इस चोटी का नाम रखा गया है छठवें दलाई लामा रिगजेन स्यांगयांग ग्यात्सको के सम्मान में। यह चोटी पूर्वी हिमालय की गौरी चैन रेंज में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है सांगयांग ग्यात्सको की, तो इनका जन्म 1682 में अरुणाचल प्रदेश की मोन तमांग में हुआ था और यह 14 वर्ष की आयु में छठवें दलाई लामा घोषित किए गए थे और दलाई लामा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के तेगबीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के बच्चे बने हैं। कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल के हैं, उन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है और ये 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाले पहले व्यक्ति हैं दुनिया के। पूर्णिमा श्रेष्ठ जो कि नेपाल की हैं, वो एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है। मुथमिज सेल्वी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला हैं। स्कॉल जेंग रिगजिन जो कि अन्नपूर्णा चोटी जो कि नेपाल में है, उस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ज्योति रात्रे, इन्होंने 55 वर्ष में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है और वे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा अनिल रतूड़ी ने। तो उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी जी के द्वारा खाकी में स्थित प्रज्ञ नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 26 सितंबर को CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया है। CSIR को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाम से जाना जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। महानिदेशक हैं वर्तमान में इसकी डॉक्टर नल्लाथम्बी कलेसेल्वी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक हैं शांति स्वरूप भटनागर और अरकाट रामासामी मुदलियार। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है? आर्मेनिया। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तीसरी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा। ओडिशा का एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? प्रत्यक्षा रे को। और KVS मणियन किस बैंक के MD और CEO बने हैं? फेडरल बैंक के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी और किस ग्रुप के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार करने का आह्वान किया है? आंसर हो जाएगा G4। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस शहर में ट्राम सेवा बंद करने का फैसला किया है? कोलकाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? जयपुर। हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता है? जीवन और विजय सुंदर ने। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। सर्वाधिक सफल फिल्म स्टार का गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया है? चिरंजीवी ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम राज्यों के राजकीय पशु और पक्षियों के नाम डिस्कस करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है नीलकंठ और पशु है काला हिरण। बिहार का पक्षी है घरेलू गौरैया और पशु है गौर।
छत्तीसगढ़ का पक्षी है पहाड़ी मैना और पशु है जंगली भैंसा। झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल और पशु है हाथी। केरल का राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल और पशु है हाथी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाही बुलबुल और पशु है बारहसिंघा। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनल और राजकीय पशु है कस्तूरी हिरण। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय पशु है दलदली हिरण। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। दोस्तों, अब हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? केसी वेणुगोपाल। विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? मलेशिया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक यानी डीजी कौन थे जिनका निधन हो गया है? राकेश पाल। मन्या चिबाड़ी किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? महाराष्ट्र। भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? सीरिया। भारतीय नौसेना के आईएनएस तबर ने किस देश का दौरा किया है? डेनमार्क का। वेस्टर्न इंडिया विलियर्स फाइनल किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। सिबेलुच ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था? रूस। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था हरिभाऊ बागड़े किस राज्य के गवर्नर हैं? तो वो राजस्थान के गवर्नर हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजस्थान बताया हुआ है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की और दोस्तों यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सितंबर 2024 के टेस्ट के रिजल्ट की अगर हम बात करें जो कि ऐप पर आयोजित किया जाता है, तो अगर आप ऐप पर जाते हैं और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो 26 सितंबर के विनर कौन कौन है? नीतीश कुमार, केएम निशा, ओम प्रकाश, सचिन कुमार, नमन गुप्ता, अंकिता कुमारी, सपना सिंह, मुन्ना यादव, निगामा नंदा और दीनू जाटव। तो ये हैं टॉप 10। आपका भी नाम यहाँ पर हो सकता है। आप टेस्ट को एक बार जरूर दीजिएगा। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। तो इस ई बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी।